इसी से प्रेरणा लेते हुए गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन में जो सबसे बड़ा विघ्न है, भ्रष्टाचार और अपराध का विघ्न, इसको हटाने के लिए परम गणेश भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का काम किया। मोटा मोटी अगर समझाया जाए कानूनी पेचीदगियों में ना फंसते हुए, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, ये ऐसा टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है कि यदि कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आसीन है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ हैं। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है, और परिवार पर दाग लगता रहे, पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है, जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ, हम तो पावर के साथ। सोचिए इनका गाना क्या बनेगा। अगर इन्होंने आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो इनका गाना बनेगा, तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। और सोचिए जेपीसी जब ये मामला गया है, तो कुछ लोग तो बहिष्कार भी कर रहे हैं जेपीसी का। अब सोचिए ये तो क्या क्या नहीं बहिष्कार करते। ये तो बहिष्कार भ्रष्टाचार का करने के बदले, बहिष्कार अपराध का करने के बदले, ये कभी शुभांशु जी के लिए जब सम्मान समारोह होता है या सम्मान में उनके डिस्कशन होता है, उसका बहिष्कार करते हैं। जब रेड फोर्ट पर अधिकृत जो 15 अगस्त का देश का कार्यक्रम होता है, उसका बहिष्कार करते हैं। जब प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, उनका प्रथम संबोधन होता है, उसका बहिष्कार करते हैं। ये भ्रष्टाचार और अपराध छोड़कर सब कुछ का बहिष्कार करने वाले लोग हैं। और ये बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। टोपी पहन पहन कर रामलीला में बोलते थे लोकपाल लाएंगे, सबको जेल भिजवाएंगे, 14 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमते थे कि बिना एफआईआर, बिना कोई एक्यूजेशन के इनको इस्तीफा देना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए, 2 दिन तक बंद करो तिहाड़ में, देखे सब उगल देंगे। ये ऐसा कहने वाले लोग, इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था, उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए, और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था, तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था। ये जो आए थे राजनीति को
बदलने के लिए खुद कितना बदल गए। ये जो कानून है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नैतिकता है, इसका जन्म कहां से होता है? जन्म तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी के.एम. मुंशी से लेकर बाकी हमारे महानुभावों की, तो उन्होंने ये हमेशा सोचा था कि एक नैतिकता की राजनीति होगी। उनको तो लगा कि भाई हमारे नेता आएंगे तो वो नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, कि एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी जैसे केवल ML लिखा था डायरी में और वो एंट्री तो इज नॉट इवन प्रूफ, तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे कि भाई जेल जाने से पहले, आरोप लगने से पहले या आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको तो लगा कि ऐसी नैतिकता के पटल पर राजनीति होगी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि निर्लज्जता का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो होगा जो लोकपाल की मांग रामलीला मैदान से करता था। और वो कहेंगे कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, 150 दिन 160 दिन जेल से सरकार चलाई। और जेल से जब सरकार चलाई तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। इनके एक और साथी सेंथिल बालाजी, उन्होंने 244 दिन मंत्री पद ग्रहण रखा। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत भी दी तो वार्निंग देना पड़ा कि यदि इनको फिर से बनाया मंत्री तो हम सीधा जेल में अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी ही होगी, पर आप सोचिए प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी जब महाशय जेल में होंगे तब? ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता। और वैसे तो ये लोग कहते हैं ना, ये सामाजिक न्याय का बोर्ड पहनकर घूमते हैं, सामाजिक न्याय का बोर्ड पहन के घूमते। सामाजिक न्याय का सबसे अहम प्रिंसिपल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप देखिए कि कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी हो सरकारी, तो वो सीसीएस के रूल से गवर्न होता है। और रूल 10(2) बोलता है कि यदि कोई कर्मचारी 2 दिन तक अगर जेल में रहे तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। वाह भाई वाह! केंद्रीय सरकार का या कोई सरकारी कर्मचारी तो 2 दिन तक जेल रहे वो सस्पेंड हो जाए, पर ये जो सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले, आर्टिकल 14 का हवाला देने वाले चाहते हैं कि भाई मंत्री और मुख्यमंत्री या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल से सरकार चलाए। ये क्या सामाजिक न्याय और समानता है क्या? ये राइट टू इक्वालिटी है आपका? बताइए। इस पर भी कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि टारगेट किया जाएगा, हमें टारगेट किया जाएगा। अरे कहां से टारगेट होंगे भाई साहब? आप अपना इतिहास तो देखो। एक कन्विक्टेड चारा चोर, दूसरा अक्यूज्ड लैंड चोर, तीसरा जॉब चोर, चौथा माइन चोर, ये सारे चोर मिलकर बोल रहे हम टारगेट होंगे। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा और संविधान का हवाला दे रहा। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा रहे। ये डेमोक्रेसी बचाओ का आप आदर्श गिना रहे हैं, जिन्होंने एक फोन करके फतवा जारी करके राजन्ना जी को हटा दिया। एसटी नेता थे ना, क्या गलती थी राहुल जी उनकी कि उन्होंने सच उगल दिया। ये डेमोक्रेसी का पार्ट वो शशि थरूर जी की पार्टी पढ़ा रही है, जो शशि थरूर जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये भारत की जो है एक प्रकार से मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो भाई शशि थरूर को म्यूट कर दिया।
इनके एक नेता है, हम तो डिबेट में जाते हैं रोज सुबह शाम, तो वहां पे एक नेता आते संजय झा, एक बार उन्होंने आर्टिकल लिखा कि भाई पार्टी में ये चीजें सुधार होनी चाहिए, तो आज तक सस्पेंडेड है। आज तक संजय झा सस्पेंडेड फॉर एवर। ये लोग हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे जो इमरजेंसी के पोता पोती है। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों का नाम, बेटों का नाम, बच्चों का नाम इमरजेंसी के विरोध में जो कानून का विरोध किया था, मीसा का, उसके ऊपर रखा, वो हमको डेमोक्रेसी बचाने का पाठ पढ़ा रहे, भ्रष्टाचार को बचाते हुए। गजब है। चलिए, टारगेट करना होता तो प्रधानमंत्री पद को क्यों रखा जाता? आज गृह मंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू आया है और आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें तो पूछा गया गृह मंत्री जी से, तो गृह मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जिस चीज को लागू करते हैं वो अपने आप को कानून के ऊपर नहीं, वो अपने आप को इक्वल अंडर द लॉ समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए 50 वर्ष पहले क्या हुआ था। अभी हम लोगों ने हाल ही में 50 वर्ष ऑब्जर्व किए थे संविधान हत्या दिवस के। उस समय एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको कहते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने जब कन्विक्ट हुए इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए तो पोस्ट फैक्टो कानून लाया, संविधान में बदलाव लाया कि प्रधानमंत्री पर कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। और दूसरी ओर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो स्वयं कहती है कि अगर शुरुआत होगी इस कानूनी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री को पहले रखा जाएगा। अगर मुझ पे आरोप होगा और मुझको 30 दिन जेल जाना पड़ेगा, मैं भी ऑटोमेटिकली पदमुक्त हो जाऊंगा। यह अंतर है कांग्रेस की सोच का, निर्लजता की सोच का, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का, नैतिकता की सोच का। यह दोनों में स्टार्क डिफरेंस है। हम टारगेट कर रहे हैं किसी को। हमारे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है ना भाई। कानून अगर अप्लाई होगा तो किसको, कौन जाएगा पहले? सीएम के ऊपर आएगी ना ये गाज। सीएम किसके ज्यादा है? आपके तो 3 है कांग्रेस वालों के, हमारे 14 से अधिक, एनडीए के तो बहुत, बाकी पार्टियों के तो एक सीएम है। हमारे ज्यादा सीएम है, मंत्री हमारे ज्यादा है, प्रधानमंत्री हमारा है। हम टारगेट करने के लिए कानून लाए। और टारगेट किसको करेंगे भाई? ये जरा अपना इतिहास खंगाल के तो देखे। ये जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई? 94 में ब्राइबरी स्कैंडल में हम थे क्या? ये लालू जी पहली बार जेल कब गए चारा घोटाले में? क्या हमारी सरकार थी क्या? लालू जी का पहला कन्विक्शन कब हुआ? 2013 में हमारी सरकार थी क्या? सोनिया जी, राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और 2 नेशनल हेराल्ड में कब बने? कोर्ट के द्वारा 2012-13 में। हम थे क्या? पहली बार ए राजा कब जेल गए? हम थे क्या? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस चलाया किसने? हम थे क्या? कांग्रेसी नेताओं ने किया था केस। तो ये तो ऐतिहासिक तौर पर ये भ्रष्टाचारी है। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ करप्शन है, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ करप्शन है ये लोग। आज बोल रहे हैं हम टारगेट हो रहे हैं। हां, उस समय पर केस फाइल हो जाते थे, कुछ कंक्लूजन नहीं होता था। आज केस फाइल होता है और जेल जाना पड़ता है और रिकवरी होती है और 99% कन्विक्शन रेट है। अच्छा, ईडी के विषय में भी ये कांग्रेस और आप की तो जबरदस्त जुगलबंदी है। इसको कह सकते हैं ना, हिपोक्रेसी की सबसे ऊंची सीमा पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस बोलती है ईडी इज बीइंग यूज्ड फॉर टारगेटिंग अस। ठीक है, यही ईडी जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट राहत ना दे और कंडीशन लगाए कि भाई इनको सीएम ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा पोस्टर दिल्ली में पता है किसने लगाया कि ये केस हमने शुरू किया, हमने किया, मैंने किया, ये पवन खेड़ा एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने। तब ईडी एकदम बढ़िया, हम पे हो गुनहगार, दूसरों पर हो चमत्कार। हिपोक्रेसी है यार। ये आम आदमी पार्टी वाले, ईडी इज बीइंग यूज्ड, ईडी इज बीइंग यूज्ड। और यही ईडी जब कार्रवाई करे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल पे, तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला अरे राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर दो। राहुल जी, ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड, ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड। फिर आया पिनराई विजयन को भी जेल में डाल दो ईडी के इस्तेमाल से। ये उनका ऑफिशियल बयान है। ही वांट्स पिनराई विजयन टू बी पुट इन जेल फॉर करप्शन। मतलब ये क्या है? केरला में पिनराई विजयन और लेफ्ट करप्ट है, और जैसे ही केरला की सीमा खत्म हो जाती है तो वो नॉन करप्ट हो जाते हैं, फिर टारगेटिंग हो जाती है। हां, पंजाब में आम आदमी पार्टी करप्ट है, केजरीवाल करप्ट है, जैसे ही वो सीमाओं को लांग के बाहर आ जाते हैं तो वो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। कांग्रेस उनके लिए छत्तीसगढ़ में करप्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं लांग के आ जाते तो ये संवैधानिक विषय बन जाता है। ये क्या कहना चाहते हैं?
और ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ इतना मामला है ये कोई भी डेमोक्रेसी बचाने का नहीं, ये भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये व्यवस्था चाहते हैं। और आज इसीलिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, क्या वो वाले राहुल जी सही है जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था मनमोहन सिंह जी की सरकार का, जब लिली थॉमस केस के बाद 2 साल से अधिक किसी की कन्विक्शन हो तो उसको सदस्य बनने का अधिकार नहीं था? उनको बचाने के लिए जब ऑर्डिनेंस आ रहा था तो आपने नैतिकता का ऐसा हिजाब डाला कि भाई मैं सबसे नैतिक, फाड़ो मेरी सरकार का ऑर्डिनेंस। आज तो यही कहा जा रहा है ना कि ऐसा व्यक्ति हो 30 दिन तक राहत ना मिले, कोर्ट जेल में रखेगी, कोई हमारी सरकार थोड़ी रखेगी, और कोर्ट से अगर राहत ना मिले, ना एंटीसिपेटरी मिले, ना बेल मिले, ना रेगुलर बेल मिले, ना कोर्ट उनको राहत दे, तो वो पद मुक्त हो जाए और पद किसी और को दो। तो राहुल गांधी बोलते कि नहीं, ये अब संविधान के खिलाफ है। तो तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी, कैबिनेट मीटिंग कैसी चाहते हैं आप? जरा बताइए हमको, जेल के भीतर की कैबिनेट मीटिंग चाहते हैं? या राहुल जी बताइए कि जब केजरीवाल 150 दिन जेल में थे और आपकी पार्टी हर दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती थी ये केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, ये सही था, ये गलत था? और केजरीवाल जी आप भी बता दो, आप तो भाई पंजाब में तो लोकपाल बाइनोकुलर से देखने पर नहीं मिल पा रहा है। एनीवे छोड़ देते हैं वो विषय, आपको ज्यादा दुख हो जाएगा आपको मैं पूछूंगा तो। पर ये तो बता दो अरविंद केजरीवाल जी कि आप तो प्रधानमंत्री पद को लोकपाल में लाना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, आप इसके साथ है या इसके खिलाफ है? और आप तो भाई बिना एफआईआर के 14 मंत्रियों के इस्तीफे मांगते थे। अब मैं ऑडियो प्ले कर लूंगा, सोनिया गांधी जी पे क्या बोला, लालू जी पे क्या बोला, मुलायम जी पे क्या बोला, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज क्यों बदल गए? कुल मिलाकर ये लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार का अधिकार। कोई वोट का अधिकार तो पता नहीं, इनका एक ही है कि मुझे चाहिए भ्रष्टाचार का अधिकार, अनलिमिटेड लूट का अधिकार, अनलिमिटेड अपराध करने का अधिकार। और मुझे लगता है कि इस विषय पर आज खुलकर इन विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वो नैतिकता के साथ है लाल बहादुर शास्त्री जी की, एल.के. आडवाणी जी की, या वो केजरीवाल की निर्लजता के साथ है, सेंथिल बालाजी की निर्लजता के साथ है। अब इसी पे जुड़े हुए पहले कोई विषय हो तो इस पे पहले रखेंगे और फिर उसके बाद कुछ सवालों के जवाब देंगे। हाँ बोलिए विनीत जी। ये कौन कह रहा है स्पेसिफिकली बताइए? कांग्रेस संघीय ढांचा पे स्ट्रेट फेस रख के बोलती कैसे है? कांग्रेस जिसने 356 का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे पहली चुनी हुई, बाय द वे लेफ्ट की सरकार पूरी दुनिया में अगर थी वो नंबूद्री पाद जी की थी 1959, उस सरकार को भी नेहरू जी ने प्रेसिडेंट रूल लगाकर वहां पे हटा दिया। ये कांग्रेस पार्टी जिसने मुझे लगता है कि 90 से अधिक बार 356 और इस चीजों का इस्तेमाल किया, वो संघीय ढांचे का ज्ञान दे रहे हैं। ये संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं, ये भ्रष्टाचार के ढांचे और अपराध के ढांचे पर चोट करता है। इसमें प्रधानमंत्री पद को भी रखा गया है ना, इसमें केंद्रीय मंत्री भी तो शामिल है ना। और कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? देखिए, अरेस्ट करना मान लीजिए कि एक एजेंसी का काम हो सकता है बेस्ड ऑन द एविडेंस, पर कोर्ट ही तय करेगा ना कि जेल में कौन रहेगा। और खास करके एक मंत्री या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उनके विषय पर तो 30 दिन के भीतर, अगर 30 दिन तक कोर्ट अगर रखता है तो कोर्ट को कुछ मिलेगा तभी तो रखेगा, या आप कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। ये अपने पारिवारिक भ्रष्टाचारी ढांचे को बनाने के लिए कभी डेमोक्रेटिक ढांचे और कभी संघीय ढांचे का ये केवल कांग्रेस पार्टी जो है बहाना मार रही है। जी देखिए, पीडीए समाज का सम्मान, पीडीए समाज का सम्मान और बोलने की आजादी का सम्मान, ये किस प्रकार से चल रहा है अखिलेश भाईजान के यहां पर, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। पूजा पाल जी की, जिसे कह सकते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या थी, उनका क्राइम क्या था? पूजा पाल जी पीड़ित है,
उस गुंडेराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, अर्थात अतीक और अंसारी जैसे लोग, उनको व्यक्तिगत इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे ही तत्वों को संरक्षण दिया, समर्थन दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसे तत्वों को जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत सजा की दहलीज पर पहुंचाया गया। कानून व्यवस्था जब सुदृढ़ हुई है तो पूजा पाल जी ने इसके विषय में विधानसभा में अपनी बात को रखा, जो उनके बोलने की आजादी का एक हिस्सा है। तो सच बोलने के लिए एक शोषित, वंचित, दबे कुचले, पीड़ित समाज से आने वाली, पीड़ित समाज से आने वाली बेटी के साथ अखिलेश जी ने वोट बैंक के नाम पर किस प्रकार का व्यवहार किया है, मुझे लगता है कि पूजा पाल जी के साथ साथ ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोग देख रहे हैं। वैसे तो ये कहते हैं हम संवैधानिक अधिकारों के साथ, हम पीडीए के साथ, पर जब भी मौका आता है ये वोट बैंक के साथ हो जाते हैं और वोट बैंक के चक्कर में कभी किसी बेटी पीडीए समाज से उसका बलात्कार हो तो भी वो वोट बैंक के साथ खड़े हो जाते हैं। और आज पूजा पाल बनाम अतीक, तो अखिलेश जी सीधे सीधे अतीक के साथ हैं, वो पूजा पाल जी के साथ नहीं है। और अब उनको जो धमकी आ रही है निश्चित रूप से ये तब से आने लगी जब से उन्होंने ये बात रखी और समाजवादी पार्टी ने उनको एक्सपेल, ह्यूमिलिएट किया। तो समाजवादी पार्टी जिसका तो पूरा चरित्र गुंडों वाला है, उसको जवाब देना होगा कि एक ऐसी बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये बयान है तो सैयदा हामिद जी के मुख से, पर इट हैज कम फ्रॉम दी माइंड एंड हार्ट ऑफ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना फैमिलीज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लॉयल रिटेनर, ये वो है। सैयदा हामिद जी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराने रिटेनर्स में से एक है, फैमिली रिटेनर्स, जो फैमिली के रहमो करम पे उनको पद मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले। तो ये स्टेटमेंट को आप सैयदा हामिद का नहीं, ये स्टेटमेंट को आप लीजिए एज द लव एंड अफेक्शन एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ सोनिया जी, राहुल जी फॉर द इलीगल्स। और वैसे भी घुसपैठियों का साथ हमारा हाथ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल नारा है। भाई गुलाम मीर, इन्होंने तो झारखंड चुनाव में बोला था कि हम घुसपैठियों को जो है वो गैस सिलेंडर देंगे। हमने देखा है कि किस प्रकार से घुसपैठियों के लिए, जिसकी संख्या अब 90% कम हो चुकी है, क्योंकि जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने, जब से एनडीए की सरकार आई है, हमने तो फेंसिंग कर दी और सबको चुन चुन कर भेज रहे हैं। पर जो ये भरे पड़े थे पहले से इनके द्वारा, इनकी सरकारों के द्वारा, इनको कार्ड देना, इनको शिनाख्त देना, इनको वोटर का अधिकार देना, ये सब करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने या उनकी जो निकली हुई एक ही उपज से निकली हुई सरकार ने किया। और आज वो एसआईआर एक्टिविटी का भी जब विरोध करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहारी को नहीं बाहरी को वोट मिले, वो नागरिक को नहीं, वो घुसपैठिए का अधिकार चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा को थोड़ा नेम चेंज करके घुसपैठिया अधिकार यात्रा करना चाहिए। उनका केवल दिल धड़कता है घुसपैठियों के लिए। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ये इंडी अलायंस की एक ही पहचान, करो सनातन हिंदू का लगातार अपमान, खुश करना है हमारा जो है वोट बैंक का भाईजान, और तभी तो मिलेगी वोटों की दुकान। तो ये अपनी वोट बैंक की दुकान और भाईजान को अपना कदरदान बनाने के चक्कर में हिंदुओं का अपमान करने की लंबी फहरिस्त है। ये वही आरजेडी है जिसने रामचरितमानस को लेकर क्या टिप्पणी की, ये वही आरजेडी है जिसने एक समय पर ओसामा बिन लादेन को ऑफिशियली कैंपेनिंग में इस्तेमाल किया, उसके लुकलाइक को। ये वही आरजेडी है जो सिमी को मासूमों का झुंड मानती थी। ये वही आरजेडी है जिसने की किस प्रकार से राम मंदिर के विषय पर भी अभद्र टिप्पणियां की है, वो पब्लिक डोमेन में है। और इनके अलायंस वाले भी देख लीजिए, एक से बढ़कर एक है भाई। एक जो है राहुल जी और कंपनी जो हिंदू टेरर, भगवा आतंक कहती है, जिसका भी मालेगांव केस में हमने देखा है क्या निकला। वो है जो कहते हैं मंदिर जाने वाली लड़की को छेड़ते हैं, जो हिंदू टेरर, सनातन समाप्त की बात करते हैं। तो इनके पूरे अलायंस की अगर आप देखेंगे ना, तो एक कैच फ्रेज है, हिंदू को दो गाली, मिलेगी वोट बैंक की ताली, यही हमारी वोट बैंक की प्रणाली। ये इसके चक्कर में ही ये लोग दे रहे। देखिए कि ये एमवाई फैक्टर में है
केवल एम को अपीस करने के चक्कर में हिंदुओं का अपमान लगातार करते जाते हैं। First of all, B.K. Hari Prasad has little knowledge of history and even little knowledge of contemporary politics. B.K. Hari Prasad should know that the allusion or the accusation he's making against RSS, which incidentally is in its 100th year of selfless service to society and nation building, शताब्दी वर्ष में है आरएसएस, उस आरएसएस के ऊपर एक भी दाग नहीं था, ये नेहरू जी की सरकार ने ही स्वीकारा था और ट्रायल हुआ था बकायदा। और आज भी जब उनके परमानेंटली युवा नेता राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाते हैं तो कोर्ट उनको बुलाकर फटकार लगाती है, तो वो कोर्ट में अपॉलॉजी भी टेंडर करते हैं। तो ना इनको इतिहास का ज्ञान है, ना इनको अपने नेता के स्टैंड का ज्ञान है कि कोर्ट में कितनी माफी मांगे। वैसे जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, बीके हरिप्रसाद ने बोला था, फॉर अस पाकिस्तान इज नॉट द एनिमी, फॉर अस वी लाइक पाकिस्तान। कांग्रेस के लिए तो नहीं है एनिमी, पाकिस्तान इज एनिमी फॉर बीजेपी। तो उनके लिए पाकिस्तान भाईजान है और आरएसएस उनके लिए देश का खतरा है। अब आते हैं डीके शिव कुमार जी के स्टेटमेंट पर, जो अभी एक कांग्रेस के विधायक ने भी अभी उसी राष्ट्रगीत या कह सकते हैं देश वंदना के गीत को एक प्रकार से अप्रिशिएट किया है। देखिए, लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। नोबडी टेक्स राहुल गांधी सीरियसली। डीके शिव कुमार, दिस कांग्रेस एमएलए, दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट सी ऑन द फेस ऑफ इट वी मे हैव टू से ओके टू राहुल गांधी, but internally we also know that the RSS is actually involved in nation building and selfless service. ये राष्ट्रभक्ति का एक संगठन है, ये खुद स्वीकार रहे हैं और राहुल गांधी को ये दरअसल आईना दिखा रही है। हमारे लिए या आरएसएस के लिए किसी के लिए मैसेज नहीं है, ये राहुल गांधी को मैसेज है कि राहुल जी आप ये बंद करिए बोलना। कब तक ये इमेच्योर स्टेटमेंट देंगे, कब तक इस प्रकार की बचकानी बातें करेंगे। तो राहुल गांधी के प्रति पहले तो जनता ने नो कॉन्फिडेंस तो पास किया, 90 चुनाव आ रहे, फिर एलाइज ने पास किया, संगत ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया। अब उनके पार्टी वाले भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन देते हैं, कभी रेवंत रेड्डी जी से आता है, कभी डीके जी से आता है। तो अब राहुल जी से पूछे कि वो आरएसएस पे जो दिए गए बयान है उनके विधायक के, उनसे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, पता नहीं उनका कोई फतवा जारी ना हो जाए, राजन्ना जैसी स्थिति ना हो जाए इन लोगों की। राहुल जी ने कल रात से मैंने सुना है कि 2 गाने बज रहे हैं नॉन स्टॉप तेजस्वी जी के घर के बाहर, नहीं कह रहे तेजस्वी जी के घर से, पर उनके घर के आसपास मैंने सुने, मुझे बताया गया। एक तो गाना है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और दूसरा गाना है दोस्त दोस्त ना रहा। ये दोनों गाने का संदर्भ ये है कि एक ने तो अति उत्साह में, जो चुनाव की अभी तक वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके लाख प्रयासों से वो चीजें बदलने नहीं वाली है, वो वहां पे तो राहुल जी को घोषित करके आ गए कि ही इज आवर नेक्स्ट पीएम फेस, जिसको लेकर अब इंडिया अलायंस से भी अलग अलग स्वर उठने लगे हैं। मैंने देखा आपके चैनल्स पे टीएमसी कुछ अलग राय रख रही है, तो इंडिया अलायंस में उस पर तो घमासान हो गया, पर तेजस्वी जी ने, जिसको कहते हैं ना कमिटेड, एकदम कमिटेड तौर से बोल दिया राहुल जी हमारे नेक्स्ट चेहरे हैं। और जब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी जी के लिए आप थोड़ा एंडोर्समेंट दे दो, तो राहुल जी ने सारी बातें बोली, केवल ये नहीं बोला कि तेजस्वी जी पर मुझे भरोसा है। इसका मतलब 3 फोल्ड है। एक फोल्ड तो ये है कि इनको पता है ये चुनाव जीतने ही नहीं वाले। राहुल जी सोच रहे भाई चुनाव जीतेंगे ही नहीं, मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं, तो बोले ही क्यों। तो इन्होंने मान लिया कि अगली बार भी एनडीए की सरकार। धन्यवाद राहुल जी। दूसरा, इन्होंने मान लिया कि अब देखे ना, कुछ लोगों को तो होता है ना कि भाई पढ़ा लिखा, थोड़ा ठीक ठाक मुख्यमंत्री बने, ऐसा मुख्यमंत्री ना बने कि भाई प्रदेश में कोई इंस्पायर ही ना कर पाए कॉन्फिडेंस। तो हो सकता है कि उनको लगा होगा कि तेजस्वी जी की क्षमता ही नहीं है। और तीसरा, देखो राहुल जी का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। एमवाई फैक्टर में उनको एम से चिंता है, वाई की तो कोई चिंता ही नहीं है उनको। तो वाई का तो सब कुछ ले लेना है, पर एम के लिए सब कुछ कर देना है। तो एम के चक्कर में ये वाई वालों का नाम लेना ही नहीं है। अब एम वाई का मतलब मैं समझा दूं, आप लोगों की कल्पनाओं की उड़ान को मैं पहले ही स्थगित कर दूं। एम का मतलब है मी एंड वाई का मतलब है यू। बाकी और कोई अर्थ लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो ये एम वाई फैक्टर में मी है और यू तो है ही नहीं।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी में से समझ जाइए कि कई सारे चीजें अर्थ निकल रहे हैं। राहुल जी की चुप्पी या राहुल जी के डाइवर्जन में भी एक बड़ा संदेश नो कॉन्फिडेंस का तेजस्वी में ये इंगित है। तो गृह मंत्री जी का जो भी बयान था वो फैक्ट के पटल पर तो बिल्कुल आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उनका जो बयान है उसको। भाई एक तरफ तो उस समय की सरकार नक्सलिज्म को, माओइज्म को सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज मान रही थी, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो भी ऐसे, मैं तो कहूंगा कि नॉट जस्ट द लेफ्ट लीनिंग पर प्रो नक्सलाइट एलिमेंट्स थे, उनको सरकार की हर व्यवस्था में शामिल करना, एनएसी से लेकर मंत्रालय में, मंत्रालय से लेकर पार्टी के बड़े ओहदे पर, जो खुलकर बैटिंग करते थे कि नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। 150 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिज्म फैला हुआ था। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर न केवल उस समय की सरकार की व्यवस्था, पर उस समय की एनजीओ व्यवस्था, उस समय की आइडियोलॉजिकल व्यवस्था जो सरकार को समर्थन देती थी, और उस समय की सिविल सोसाइटी और जो वहां की उस समय की व्यवस्थाएं थी, उसमें निहित था, दिख रहा था। आज जब 150 डिस्ट्रिक्ट से कम मुझे लगता है 85% गिरावट आई है नक्सलिज्म में, और अगले वर्ष इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो नक्सलिज्म देश से समाप्त हो जाएगा, नक्सल मुक्त हो जाएगा देश, तो तब भी देखे ना कि तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, भाई नक्सलियों को मत मारो। लेफ्ट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई नक्सलिज्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मत कीजिए। कांग्रेस के तो 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो नक्सलियों को शहीद बोला है, और उन्होंने तो मिठाइयां बांटी है जब हमारे जवानों को मारा गया, शहादत हुई उनकी। ऐसे जो तत्वों से निकलने वाले लोग या प्रत्याशी है, निश्चित रूप से उनका लेफ्ट लीनिंग नहीं, नक्सल लीनिंग आउटलुक है। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ये तो सब फैक्ट पे बेस्ड है।